वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को समझने से पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली हम रेगुलर बेसिस में यूज़ करते रहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही होता है ट्रांसपोर्ट। अब हम सेल के रेफरेंस में अगर इस ट्रांसपोर्ट को समझें तो सेल में ट्रांसपोर्ट का आना और जाना क्या होगा, कोई भी चीज़ जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या फिर कोई मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, तो वो कैसे सेल के अंदर आ रहा है और सेल्स के अंदर से कैसे वो जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए यानी आयंस मॉलिक्यूल्स के आने और जाने के लिए आपकी सेल्स में दो मेथड फॉलो किए जाते हैं। एक है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें आयंस के या फिर मॉलिक्यूल्स के आने और जाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स बॉडी को नहीं लगाना पड़ता है। तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट में जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसके उल्टा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो बॉडी के अंदर जो भी आयंस और मॉलिक्यूल्स का या फिर और भी चीज़ें जो भी मॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट के लिए, जब बॉडी में उनके मूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट बॉडी की सेल्स को लगाना पड़े तो उनको जब ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी तो एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में समझेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जब हमें किसी भी तरीके की कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी नहीं पड़ रही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट हुआ जब हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बॉडी की सेल्स को कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आयंस हैं, उनका आवागमन, उनका आना और जाना बॉडी में अपने आप होता रहेगा। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने नहीं पड़ रहे हैं? तो देखिए, बॉडी में जब आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स की जब भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस का मतलब ये हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या है कि कहीं पर उन मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा होगी और कहीं पर उन मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम होगी। तो जहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक, जहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम है, ऑटोमेटिक उस जगह पे ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे, उस जगह पे जाने लगेंगे। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। क्या है? मूवमेंट ऑफ द आयन विद इन द सेल across the cell membrane by the difference of concentration gradient। तो concentration gradient का मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स के अमाउंट में कमी होगी या फिर अधिकता होगी तो अपने आप मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे। इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब समझ में आया कि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ज़्यादा से कम की तरफ होगा, और ये जो मूवमेंट ज़्यादा से कम की तरफ हो रहा है ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब दोनों की जगहों की अमाउंट बराबर ना हो जाए। मतलब क्या है, अगर ज़्यादा से कम की तरफ ये ट्रैवल कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस तो वो तब तक ट्रैवल करेंगे जब तक दोनों की जगह की सिचुएशन, दोनों की जगह की अमाउंट इक्वल ना हो जाए। ये होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट बॉडी में तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल डिफ्यूज़न, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और तीसरा है ऑस्मोसिस। तो पहला है हमारा सिंपल डिफ्यूज़न। तो अब हम सबसे पहले सिंपल डिफ्यूज़न को समझ लेते हैं। तो देखिए, सिंपल जो डिफ्यूज़न है उस डिफ्यूज़न में जो मूवमेंट ऑफ द आयन होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब क्या है कि इस
सिचुएशन में, सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी आयंस का, मॉलिक्यूल्स का या फिर गैसेस का जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा से कम की तरफ होगा। जैसा कि पैसिव डिफ्यूज़न में हमने आपको बताया है कि वैसा ही यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न में वही प्रोसेस फॉलो की जाएगी कि ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा, और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि दोनों की जगह की इक्वेशन बराबर ना हो जाए। अब देखिए, ज़्यादा से कम की तरफ ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किन किन चीज़ों का हो सकता है। बेसिकली इसमें गैसेस आती हैं, बॉडी के अंदर गैसेस हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूज़न। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है पैसिव डिफ्यूज़न का वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब देखिए, ये भी तो डिफ्यूज़न ही है, लेकिन इस डिफ्यूज़न में आगे लगा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि इस डिफ्यूज़न में होना वही चीज़ है, लेकिन इस प्रोसेस में उस डिफ्यूज़न को फैसिलिटेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, मतलब कि डिफ्यूज़न तो होना वैसे ही है, लेकिन ये डिफ्यूज़न को बढ़ाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। स्पेसिफिक प्रोटीन क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ाया हुआ है कि इंटीग्रल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। अब क्या होगा, जब भी कोई भी आयंस है या फिर मॉलिक्यूल्स है, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो क्या करेंगी, वो इस प्रोटीन से अटैच हो जाएंगी, और अटैच होने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाएंगी। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे हमारे जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। अब आपका मॉलिक्यूल ए है जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, आपका ये जो मॉलिक्यूल ए है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये ए मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये ए मॉलिक्यूल इस इंटीग्रल प्रोटीन से बंधेगा, अटैच होगा, और अटैच होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू अंदर की सरफेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटरनल सरफेस है वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटरनल सरफेस से पहुँचेगा, तो इस तरीके से क्या आपने समझा कि बाहर से ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया, उसका ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर हो गया, तो उसका मूवमेंट बाहर से अंदर हुआ ना। तो इसमें हेल्प किसने किया, इसमें हेल्प किया इस इंटीग्रल प्रोटीन ने। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, जो पूरी ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती हैं। तो वो मॉलिक्यूल ए बाहर की वाली इंटीग्रल प्रोटीन की सरफेस पे चिपका, और उसके बाद उसी सरफेस में चिपकने के बाद वो उसी प्रोटीन की हेल्प से अंदर वाली सरफेस पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से वो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ये प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में आपकी जो चीज़ जो फैसिलिटेट करती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम नाम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो इसी तरीके से क्या है, इस तरीके से क्या हुआ कि आयंस का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हुआ। तो इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन में एक तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है ऑस्मोसिस। तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस में बेसिकली जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या तो वाटर जैसे ही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो कि सेलेक्टिवली परमेबल होंगे। ये मॉलिक्यूल्स पास होते हैं थ्रू द सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक तरीके की परमेबल मेम्ब्रेन एक तरीके की झिल्ली होती है, एक तरीके की परत होती है। इस परत से वाटर या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर जैसे ही टेंडेंसी रखते होंगे वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती है और सेलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने देती है। तो इसमें ये क्या है, एक सेलेक्टिव इन नेचर होती है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है ऑस्मोसिस में, वाटर के मॉलिक्यूल या फिर वाटर जैसे ही परमेबल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। आप अगर नोटिस करेंगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट हुए हैं वो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ही हुए हैं। ठीक है,
इसीलिए तो यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, क्योंकि जब एनर्जी हाई से लो की तरफ जा रही है तो हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही नहीं है, क्योंकि हाई से लो में मूवमेंट अपने आप होने लगेगा, हमें वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस की ये जो प्रोसेस है, इसमें हमारी जो पहली चीज़ चाहिए वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक पतली झिल्ली चाहिए जिस झिल्ली से हमारे आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, आना और जाना आयंस का होगा। अब देखिए जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कहाँ रखा जा रहा है, इसके बिहाफ पे ये 3 तरीके से काम करेगा। जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं आरबीसी का, अगर हम आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के ऊपर भी एक कवरिंग है ना, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। हमने किसी भी आइसोटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें टोनिसिटी नॉर्मल है, यानी कि आरबीसी के अंदर का जो कंटेंट है वही कंटेंट, सिमिलर कंटेंट हमको उस जगह पे जहाँ पे हमने इस आरबीसी को रखा है वहाँ पर भी है। तो मान लीजिए आप एक बीकर समझिए कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने आरबीसी डाल दिया। अब ये जो आरबीसी के अंदर का कंटेंट है और बीकर के बाहर, मतलब बीकर के अंदर का जो कंटेंट है, यानी बीकर के अंदर जो ये कंटेंट है और आरबीसी के अंदर का जो ये कंटेंट है, दोनों की टोनिसिटी बराबर है, दोनों सेम टोनिक नेचर के हैं, मतलब कि उनके अंदर का जो कंटेंट है वो इक्वल है, आइसोटोनिक इन नेचर है। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम टोनिसिटी। तो अब क्या है, दोनों की टोनिसिटी सेम है। तो जब हम इस सिचुएशन में अपनी आरबीसी को रखते हैं, तो उस समय क्या है, आयंस जो बाहर है वो भी इक्वल है और जो अंदर है वो भी इक्वल है, दोनों तरफ आयंस बराबर हैं। जब दोनों तरफ आयन बराबर है तो क्या होगा, उस केस में ना तो मटेरियल बाहर से अंदर आएगा, ना तो अंदर से बाहर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ना तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट होना है, को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ ना तो अंदर आएगी ना तो बाहर जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगहों पर जो मॉलिक्यूल्स की अमाउंट है वो इक्वल है, आइसोटोनिक है, इक्वल इन नेचर है। इस केस में यहाँ पर आयंस का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो मूवमेंट होता है वो वाटर का होता है, तो यहाँ पर बाहर भी वाटर उतना ही है जितना अंदर है। तो इस केस में यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा और इस सिचुएशन में आपकी जो आरबीसी है, जो कि आपने बीकर में रखी है, वो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो इक्वल अमाउंट है उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, नो नेट मूवमेंट होगा और आपकी आरबीसी नॉर्मल बनी रहेगी, एज इट इज़ बनी रहेगी। ये तो हो गई हमारी पहली सिचुएशन। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, जब हमने आरबीसी को एक बीकर में रखा और उस बीकर का जो कंटेंट था वो हाइपरटोनिक इन नेचर था। हाइपरटोनिक इन नेचर का मतलब क्या है कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा है। सोल्यूट क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स। जो सोल्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा है और जब सोल्यूट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो देखिए यहाँ पे वाटर कम है, बीकर में वाटर कम है और आरबीसी के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा है। आरबीसी के अंदर वाटर ज़्यादा है और बीकर के अंदर वाटर कम है और बाहर जो है सल्यूट ज़्यादा है और भीतर सल्यूट कम है। इस केस में क्या है, क्योंकि ये सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक की नेचर है। हाइपर मतलब ज़्यादा और टोनिक का मतलब टोनिसिटी और उसका मतलब कि अमाउंट ऑफ सल्यूट। अब बाहर जो है सल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है और अंदर वाटर ज़्यादा है और सल्यूट कम है। इस सिचुएशन में बैलेंस वाली कंडीशन कैसे बनेगी, क्योंकि बाहर वाटर कम है और अंदर वाटर ज़्यादा है, तो बाय द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न हमें क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, जो आरबीसी के अंदर का वाटर है वो बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है ना, वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, बाहर वाटर कम है। तो यहाँ से वाटर निकलेगा और वाटर निकल करके बीकर में जाएगा, जो बीकर का हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वहाँ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो आरबीसी है वो सिकुड़ जाएगी, इसीलिए इसका देखिए आप डिफॉर्मिटी आ गई है, ये सिकुड़ गई है क्योंकि वाटर तो निकल गया। जब वाटर निकल जाएगा तो आरबीसी सिकुड़ जाएगी। जैसा कि आपने किशमिश देखा है, तो किशमिश
सेम इसी चीज़ पे है कि किशमिश से क्या होता है, जब वाटर निकल जाता है तो किशमिश श्रिंक हो जाती है। सेम वही चीज़ है कि यहाँ क्या है, जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यहाँ पे सिचुएशन है वहाँ पे एज इट इज़ आरबीसी बनी हुई है। जैसे कि आप वाटर में अंगूर रख देते हो तो अंगूर एज इट इज़ बना रहता है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आरबीसी एज इट इज़ बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे उस आरबीसी से वाटर निकल गया तो यहाँ पे वो श्रिंक हो गई। तो ये आपका दूसरा कंडीशन है जिसमें हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया है। अब इसी तरीके से थर्ड कंडीशन आती है। जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या है, हमने जो सोल्यूशन रखा, जो आरबीसी हमने रखी वो हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये जो बीकर है इस बीकर के अंदर जो सोल्यूट है वो कम क्वांटिटी में होंगे। हाइपो का मतलब कम, लेस, एंड टोनिक का मतलब सोल्यूट, तो लेस सोल्यूट होंगे। यहाँ पे क्वांटिटी कम है और यहाँ पर देखिए इस समय क्या होगा, यहाँ वाटर ज़्यादा होगा। बीकर में वाटर ज़्यादा है और आरबीसी में इस समय वाटर कम है। इसी में वाटर कम है और सोल्यूट ज़्यादा है। अब फिर यहाँ पे पैसिव डिफ्यूज़न वाला लॉ लगेगा, यानी अब यहाँ पे क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। तो देखिए हमने आपको बताया कि परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसमें वाटर का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जो बाहर का वाटर, जो ज़्यादा वाटर है वो इस सेल में आने लगेगा। ये वाटर सेल में आने लगेगा और जब इस सेल में आने लगेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपकी आरबीसी है वो फूल जाएगी। देखिए यहाँ पे नॉर्मल थी, यहाँ पे श्रिंक हो गई और यहाँ पे आरबीसी अपनी साइज में बढ़ जाएगी, फूल जाएगी। फूल क्यों रही है, क्योंकि बाहर का वाटर आरबीसी के अंदर आ रहा है, इसलिए आरबीसी फूल जा रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ की इक्वल इक्वेशन करनी है, दोनों तरफ के अमाउंट को बैलेंस करना है। तो इस तरीके से आरबीसी की कंडीशन क्या है, ये फूल गई। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के ये सभी पार्ट्स हैं। इन सभी तरीक़ों से आपकी बॉडी में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी हेल्प से आयंस का, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।